नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी एक देहाती गांव में है जो कि खगड़िया ज़िला के सदर प्रखंड खगड़िया के जहांगीरा पंचायत अंतर्गत रमुनिया एक गांव है। अब जब आइएगा रमुनिया गांव, जब ओलापुर स्टेशन आपको आना होगा या खगड़िया बखरी पथ से सोहनी से जब आप कटिएगा तो वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर टेढ़ी मेढ़ी सड़कों के बीच आप जब गुजरते हुए आइएगा, बरसात के समय जब आइएगा तो सड़कों के दोनों किनारे आप लबलबाती पानी नज़र आएंगे। और ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कें जो हैं उसके दोनों तरफ गड्ढों के बीच से यह सड़क गुजरती है। जब यहाँ गांव पहुँचिएगा तो लगेगा कि हम एक खाँटी देहात में पहुँचे हैं। और इस गांव में अब तो स्कूल सभी जगह हो गए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए लोग को बहुत दूर जाना पड़ता था 10 वर्ष पहले। लेकिन यहाँ रोड तो अच्छी सड़कें यहाँ बन गई है। इस गांव में मैं चर्चा करने आया हूँ यहाँ पर नीट 2024 का। नीट 2024 जो कि बहुत चर्चा पूरे देश में चर्चा है, थोड़ा इसकी चर्चा विदेश में भी हुई है क्योंकि इसमें पेपर लीक हुआ था। इस पे चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब इसका रिजल्ट दिया गया तो हम उसके यहाँ पर मौजूद हैं हेम कुमार, जो कि नीट में कम्पीट किए हैं रमुनिया गांव से। और इस एरिया में, इस इलाके में पहला स्टूडेंट है इस सेशन का जो कम्पीट किए। उनके पिताजी हैं यहाँ हिमांशु जी हैं, यहाँ के लोकल जो कि प्राइवेट अमीन का काम करते हैं, छोटी मोटी खेती का भी काम कर लेते हैं, कुछ मवेशी भी पाल लेते हैं। लेकिन अपने बच्चा को जो शिक्षा दिया है एक प्रेरणा स्रोत है तमाम गार्जियनों के लिए। मैं इनको थोड़ी बधाई देना चाहता हूँ। और कैसा लग रहा है आपका बच्चा नीट कम्पीट किया है? मुझे तो आत्म खुशी हो रही है, बहुत की अच्छी बात है कि मेरे बच्चे की लगन और मेहनत जो है इस गांव का नाम को रोशन किया है और हमारे मनोबल को भी बढ़ाया है। हम उसके मनोबल से बहुत प्रसन्न हैं कि मेरा बच्चा आज डॉक्टर बनने जा रहा है। आपका एक मनोबल गजब का अपने चेहरा से झलकता है। खुशी जब किसान की जो फसल जब लहलहाती है तो उसको देख के जो खुशी होती है वैसी खुशी आपके चेहरे पे है। आप दूसरे गार्जियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं गार्जियन को यही कहना चाहूँगा अपनी बच्चों के प्रति ज़्यादा जो है ध्यान दें और उसको बढ़ने और पढ़ाने में थोड़ा मदद करें ताकि वो अपना उच्च भविष्य, हाँ, क्योंकि हमारी वही धरोहर है, भविष्य का धरोहर, पूंजी, सभी चीज़ तो वही है जिसके लिए हम कमाते हैं। तो इसीलिए अगर गार्जियन कोई भी अगर अपना बच्चे के पीछे थोड़ा सा भी जो ध्यान दे तो बच्चा उनका बहुत अच्छा करेगा। नाम निशा उसका जो है सो मनोबल को बढ़ा देगा। ये आपकी पत्नी हुई? ये हुई हमारे। हाँ, कैसा लग रहा है आपका लड़का? किधर गए डॉक्टर साहब? थोड़ा सा उन्हें बुलाइए। हेम जी आइए आप। ये थोड़ा सा शर्माती हैं, देहाती घरेलू महिला हैं इनके। और ये हेम जी हैं जो कि नीट कम्पीट किया है। उनकी माँ उनके बगल में है। और ये बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी, कैसा लग रहा है आपका भतीजा जो है सो? अच्छा है, अच्छा लगता है। बहुत खुश है। हाँ, खूब खुश है। आपका नाम रोशन किया नाम है रोशन, हाँ, पूरा क्षेत्र का। तो कैसा लग रहा है आपका बच्चा को देख करके? क्या कहना है? बहुत खुश हैं हम लोग। बहुत अच्छा की बात है और लोग ऐसा भी करें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। चलिए हेम कुमार से भी हम बात करेंगे बैठ करके। थोड़ा सा चलिए इधर। इनका देखिए गौशाला भी है, गाय देखिए पाल रहे हैं। देहाती एरिया में जो गाय लोग पालते हैं। आइए अमीन साहब थोड़ा सा अंदर आते हैं। ये देखिए अमीन साहब जो है थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि इनका आइए थोड़ा सा बैठिए। आप बैठिए, आप बैठिए। आइए हेम जी, आप भी सर बैठिए। अथी अमीन साहब, ये असल हम बता देना चाहते हैं। आ रहा थोड़ा सा और पीछे आ जाइए। ये हिमांशु जी हैं जो प्राइवेट अमीन का काम करते हैं। इनका पिताजी भी एक शिक्षक रह चुके हैं। और उनका नाम था जब संयुक्त लाभ गांव, संयुक्त पंचायत था जब सोहनी, और 11 गांव उसमें हुआ करता था। उस 11 गांव के सेशन में उसमें सरपंच के पद पे रह चुके हैं। और इनका स्वर्गीय परमेश्वर प्रसाद वर्मा, उनका नाम था स्वर्गीय परमेश्वर प्रसाद वर्मा। और ये शिक्षक भी रह चुके हैं। वो अपने ज़माने में लोगों को शिक्षा दान करते थे अपने इस देहाती एरिया में। इसका प्रतिफल है कि कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ता है जब लोग अच्छे काम करते हैं।
सबसे पहले देखिए इनके दादाजी परमेश्वर जी थे, भूतपूर्व सरपंच हैं, संयुक्त लाभ को बता ही दिए हैं। इनकी माता श्रीमती इंदिरा देवी जी हैं, जो कि हाउस वाइफ है, ग्रामीण एरिया से हैं। यहाँ पर टोटल तमाम बातें हैं आप देख रहे हैं इसमें। और देखिए दो भाई हैं और दो भाई में बड़े भाई हैं ये हेम जी। इनके एक भाई CS की तैयारी कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रहे हैं और बीटेक कर रहे हैं। एक बहन है छोटी जो कि बायोलॉजी से 11th में अभी है, एडमिशन कराई है। एक देहाती पृष्ठभूमि में रहते हुए छोटी कमाई पर अपने बच्चे को बहुत आगे बढ़ाने का काम करे, जिसका नाम है बच्ची का नाम है, इनकी छोटी बहन का नाम है रूपम कुमारी। आप मैट्रिक कहाँ से किए हेम जी? मैट्रिक हम संत पॉल सीनियर सेकेंडरी बहादुरपुर बेगूसराय स्कूल से, वहीं से मैट्रिक और वहीं से इंटर, दोनों जगह वहीं एक ही जगह से किए। फिर उसके पश्चात हम कोटा चले गए। कोटा में 3 साल रहने के पश्चात फिर घर आ गए। फिर मतलब फिर यहीं से तैयारी करके फिर स्वतः से। आप कितना बार नीट का फॉर्म भरे, कितना बार कितना चांस था ये अटैम्प्ट जब आपने नीट कंप्लीट किया? मैं 19 से लगातार देते आया और 2024 में मतलब लगभग 6ठी बार हुआ ये। और मेरे मार्क्स क्रमशः बढ़ते चले गए। पहले थे 288, फिर 432, फिर 556, फिर 578, फिर 595, फिर 671 और मतलब रैंक है 11,690। क्रमशः बढ़ते चले गए। इसी तरह मनोबल मतलब लगा रहा और सारे दोस्त भी तैयारी कर रहे थे तो साथ में इसी तरह मतलब कि हम भी लग गए कि वो कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। देखिए एक समझने की बात है कि जब लोग 1 2 बार 3 बार में जब अच्छा नहीं कर पाता है, compete नहीं कर पाता है, अच्छा रैंक नहीं आता है तो बच्चों का मनोबल घटता है। लेकिन इनकी बहादुरी देखिए, हेम जी का बहादुरी, बहुत बहुत बधाई आपकी बहादुरी को। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं हेम जी कि आपने छठा अटेम्प्ट लिया और लगातार लेते रहा। मनोबल बढ़ा क्योंकि मार्क्स बढ़ रहा था और स्टूडेंट को देखा तो आपने कि इसका मनोबल स्टूडेंट को देख कर आसपास दोस्त थे वो सब भी लगे हुए थे। सबके मार्क्स मतलब कि अकॉर्डिंगली आते थे भाई 580-90 के आसपास, तो हम लोग साथ में सब लगे रहे। चलिए आपने मैट्रिक 2016 में किया जी। और अभी जो है सो नीट में कितना मार्क्स आया? मार्क्स 671 है। 671। रैंक क्या है? रैंक 11,690। निश्चित रूप से कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा निश्चित हाँ, रूप से, इसमें उम्मीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग दुआ भी करते हैं कि अच्छा कॉलेज मिले, हमारे एरिया का नाम आगे बढ़े। आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी जो नीट की तैयारी कर रहा है, इसके लिए आप क्या कहिएगा, कैसे करना चाहिए उसको? जो भी तैयारी कर रहे हैं तो 10वीं के बाद 11वीं से ही लग जाए और पूरी तरह NCERT पर डिपेंडेंट रहें। किसी भी तरह इधर उधर ना जाए, सिर्फ NCERT पर डिपेंड रहें। जिस तरह का मॉडर्न चल रहा है अभी तो उस हिसाब से, हाँ, जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से NCERT से ही पूछा जाएगा और अगली बार भी NCERT पर ही आधारित रहेंगे प्रश्न। और मतलब पूरी तरह एक बार नहीं 10 बार सिलेबस करें और 11वीं से करें तो मतलब 12वीं में मतलब मैक्सिमम चांस हो जाएगा, नहीं तो एक बार और अटैम्प्ट ले सकते हैं। तो इतना समय नहीं लगता अगर हम 11वीं से लगते तो। इसीलिए आप जो है मतलब 11वीं से शुरू कर सकते हैं अच्छे से तैयारी। चलिए एक अच्छी सीख जो नीट की तैयारी करते हैं, जो डॉक्टर MBBS बनना चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छी सीख है कि आप 11th से ही लग जाएं कि हमको नीट की तैयारी करना है और NCERT को फोकस करना है हमेशा। और यदि आप 11th से तैयारी शुरू करते, कोई बताने वाला रहता, आपका कोई प्रेरणा स्रोत रहता तो निश्चित रूप से आप इतना समय नहीं लगता। हाँ, इतना समय नहीं लगता। कोई मेरे आसपास भी नहीं था और ना कोई भी दोस्त ऐसा था जो मतलब कि उस टाइप से था जो ऊपर था, ना ही कोई आसपास रिलेटिव में कोई ऊपर थे जो मतलब कि इस तरह से कोई सिखा सके। चलिए इस किसी भी कंपटीशन को कम्पीट करने के लिए कोचिंग कितना ज़रूरी है? कोचिंग करना ही ज़रूरी है या कोचिंग कर लेना चाहिए? कोचिंग करना एकमात्र वो नहीं है, बस अगर मतलब मिल रहा, अगर अफोर्डेबल है तो ले लेना चाहिए, ताकि वो डायरेक्शन एक मिलता रहता है लगातार। बस पैटर्न की जानकारी मिलती है। हाँ, उस पैटर्न की जानकारी मिलती है और अपडेशन मिलते रहता है शिक्षकों के द्वारा। तो इस वजह से अगर मतलब अफोर्डेबल है तो ले सकते हैं, वरना अपने NCERT की पुस्तकें पर डिपेंडेंट रहें, आधारित रहें आप पूरी तरह। आप नीट का तैयारी करना शुरू की, कहाँ से प्रेरणा मिली? किसको देख करके लगा कि हमको भी नीट की तैयारी करनी चाहिए, हमको भी डॉक्टर बनना है? अंदर से एक था बचपन से ही, और फिर मतलब कि माता पिता से पूछने पर पता चला कि बोले हाँ ठीक है कर लो, तो उन्होंने भेज दिया। तो इस वजह से अंदर से था बचपन से ही, तो इसीलिए।
चलिए आप ये सारी बातें हैं, ये हमको बताना है कि आप 24 घंटा में कितना देर पढ़ते, कितना समय लगाते थे कि तैयारी करने में? जैसे 6 से 7 घंटे की कोचिंग क्लासेस होती थी उस समय पर जब मैं था वहाँ पे, और उसके बाद 4 से 5 घंटे की पढ़ाई, या फिर 5 से 6 कभी कभी वो मतलब कि अगर टेस्ट था तो 7-8 घंटे भी हो जाते थे, तो इस वजह से उस पैटर्न पे रहते थे। कभी खेलने का समय मिलता है इसमें? आप कोचिंग करने के बाद मिलता था समय? क्या खेलते हैं? खेलने का समय तो नहीं मिलता था, पर जब मिलता था जैसे रविवार को टेस्ट के बाद तो क्रिकेट खेलना ज़्यादातर हम पसंद करते थे और दोस्तों के साथ वही खेलते थे। समय लगा के पूरा इसमें खेल में डिवोट ही नहीं हो जाते थे? कभी खेल की भावना से खेल के निकल हाँ जाते हाँ, सिर्फ खेल की भावना से खेल के निकल जाते थे, और कभी कभी मतलब कि संडे को दिन भर भी हो जाते थे, तो मतलब कि उस तरह से ज़्यादा कोई वो था नहीं, पर सप्ताह में 6 दिन की पढ़ाई आवश्यक थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पे आए। हेम जी, एक बार हमारे चैनल की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हम सवाल करना चाहते हैं हिमांशु जी से। इनके पिताजी हिमांशु जी अमीन साहब, जो प्राइवेट अमीन में बैठिए, थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप गार्जियन जो है सो बच्चा को क्या आपको लगा कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करने जा रहा है, थोड़ा सा पूंजी इन्वेस्ट करना चाहिए, कब कैसा लगा, कब लगा ऐसा? जब इसकी पढ़ाई का जो देखे जज्बा, तो मुझे ऐसा लगा कि इनमें कुछ है जो ये करना चाहेगा तो कर लेगा। मुझे ऐसा एहसास हुआ अंदर से बच्चा को देख करके, तो हमने अपना पूंजी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि अगर बाय द वे इसको सहयोग मिला तो ये कुछ कर लेगा। तो इसी उद्देश्य से हमने, हमारे अंदर से जो भावना हुआ और इसकी पढ़ने की जो लगन और मेहनत जो देखे, इस पर मेरा मन जो है उस ओर अग्रसर हो गया और उस पर खड़ा उतरा। हाँ, खरा उतरा। चलिए कहा जाता है कि पढ़ने वाला बच्चा चाहिए और पढ़ाने वाला बाप चाहिए, यानी पढ़ने वाला बेटा चाहिए तो पढ़ाने वाला बाप भी चाहिए। लेकिन इसके उलट भी कह सकते हैं कि पढ़ाने वाला यदि बाप तैयार है तो पढ़ने वाला बेटा होना चाहिए। बेटा ऐसा रहेगा तो बाप निश्चित रूप से कहीं न कहीं रास्ता खोज लेगा। लोग कहते हैं कि अमीन साहब, लोग कहते हैं कि रुपया पैसा की कमी में हम लोग पढ़ाई छोड़ दिए, ऐसा व्यवस्था नहीं मिला, रुपया नहीं था, पढ़ाई नहीं छोड़ दिया। ऐसा कोई नहीं कहता है कि रुपया पैसा के अभाव में हम सिगरेट, शिखर, कोई बेसन का चीज़, गुटखा खाना छोड़ दिए। पैसा की कमी में मैं बीड़ी पीना छोड़ दिए, पैसा के कारण हम सिगरेट पीना छोड़ दिए, दारू पीना छोड़ दिए। ये सब बहाना है, कोई बहाना नहीं है। जहाँ चाह वहाँ राह। निश्चित रूप से मेहनत रंग लाता है। तमाम व्यूअर्स इस पर ध्यान दें, और तमाम ये हमारे एक प्रेरणा स्रोत हैं, एक पिताजी हैं, एक अच्छे कि अगर बच्चा अग्रसर है तो उस पर अपनी जान जी मेहनत लगा करके भी उसको आगे बढ़ाइए। हम भी वही किए। बच्चा हम देखे पढ़ने वाला है, पढ़ रहा है, जब वो चाह रहा है तो हम क्यों नहीं अपनी मेहनत से उसको आगे बढ़ाएं। और इसीलिए हमने काफ़ी मेहनत करना शुरू किया और उसको पूरा करना। चलिए, कुछ संस्कार विरासत में भी मिलता है। इनके पिताजी भी शिक्षक रह चुके हैं, सरपंच रह चुके हैं। पूरा इनको एक तमाम लोग जो होता है कि अपना विचार, उस विचार से फ़ायदा मिलता है। भगवान निश्चित रूप से कुछ न कुछ सद्बुद्धि देता है। लौट के एक रिहर्सल होता है कि साइकिलिंग होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर से धन्यवाद, और हेमराज को, हेम कुमार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इनके गार्जियन जो हैं सो प्रेरणा स्रोत हैं। हिमांशु जी अमीन है इस क्षेत्र के। एक बार फिर से धन्यवाद, और तब तक के लिए